नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी यानी उष्मा धारिता। आज हम इस वीडियो में उष्मा धारिता के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखो, हम जानते हैं कि जब किसी निकाय को उष्मा प्रदान की जाती है तो उस निकाय का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी उस निकाय के तापमान में वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए एक सिस्टम को Q उष्मा प्रदान की जाती है और Q उष्मा देने से उस सिस्टम के तापमान में जो वृद्धि होती है वो डेल T है। ठीक, यानी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को Q उष्मा देने से उस सिस्टम के तापमान में डेल T वृद्धि हो जाती है। तो यहां हम देखते हैं कि जो Q का मान है वो डेल T के समानुपाती होता है, अर्थात निकाय को उष्मा जितनी ज्यादा देंगे निकाय के तापमान में वृद्धि उतनी ही अधिक होगी, यानी Q समानुपाती डेल T। तो Q बराबर क्या हो जाता है, C डेल T। तो अब देखिए यहां Q क्या है, Q है निकाय को दी गई उष्मा, निकाय को दी गई उष्मा। ठीक, और डेल टी है निकाय के तापमान में हुई वृद्धि। निकाय या सिस्टम एक ही बात है, निकाय के तापमान में हुई वृद्धि। और जो C है वो एक गुणांक है, एक गुणांक, इसी गुणांक को हम उष्मा धारिता कहते हैं, उष्मा धारिता। ठीक, अब देखो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उष्मा धारिता को परिभाषित करना चाहते हैं। तो देखिए C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा Q अपॉन डेल T। अब देखो यदि डेल T बराबर 1 केल्विन हो तो C बराबर Q होगा। तो अब देखो इससे परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी निकाय का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को ही उस निकाय की उष्मा धारिता कहते हैं। तो देखो उष्मा धारिता की परिभाषा हो गई, सिस्टम का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को ही उस सिस्टम की उष्मा धारिता कहते हैं। यानी अपने पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम का तापमान हम 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, तो 1 केल्विन तापमान बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी वही उष्मा उस सिस्टम की उष्मा धारिता कहलाती है। तो ये होगी उष्मा धारिता की परिभाषा। अब देखो उष्मा धारिता का SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक। यदि इसका SI मात्रक देखना चाहें तो देखो C बराबर होता है Q अपॉन डेल T। तो Q उष्मा है, उष्मा का SI मात्रक होता है जूल, और ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। तो उष्मा धारिता का SI मात्रक हो जाता है जूल प्रति केल्विन। ठीक, नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। तो
तो देखो ऊष्माधारिता एक मात्रात्मक गुणधर्म है, मात्रात्मक गुणधर्म यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। यानी जो ऊष्माधारिता है, हीट कैपेसिटी है, ये एक मात्रात्मक गुणधर्म होता है, क्योंकि जो ऊष्माधारिता का जो मान है वो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। अतः ऊष्माधारिता एक मात्रात्मक गुणधर्म यानी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो ये हो गई ऊष्माधारिता की परिभाषा एवं ऊष्माधारिता का मात्रक। अब एक होता है मोलर ऊष्माधारिता। देखो मोलर ऊष्माधारिता क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी यानी मोलर ऊष्माधारिता। देखो ऊष्माधारिता और मोलर ऊष्माधारिता में क्या फर्क होता है? देखो ऊष्माधारिता में पदार्थ की जो मात्रा है वो फिक्स नहीं होती है, जबकि मोलर ऊष्माधारिता में पदार्थ की जो मात्रा होती है वो फिक्स कर दी जाती है। पदार्थ है वो 1 मोल लिया जाता है। तो देखो 1 मोल पदार्थ का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही हम उस पदार्थ की मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। तो देखो मोलर ऊष्माधारिता का परिभाषा क्या हो जाएगी? 1 मोल पदार्थ का तापमान 1 केल्विन, 1 मोल पदार्थ का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही हम मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। अब देखो मोलर ऊष्माधारिता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है? तो मोलर ऊष्माधारिता का ऐसा ही मात्रक देखो हो जाता है, यानी एसआई मात्रक। तो देखो ऊष्माधारिता का मात्रक है जूल प्रति केल्विन, तो इसका हो जाएगा जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक। अब एक और बात ध्यान से सुनना कि जो मोलर ऊष्माधारिता है वह एक मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्योंकि जो मोलर ऊष्माधारिता है, मोलर ऊष्माधारिता का जो मान है वो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इसका मान निकाय में उपस्थित पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः मोलर ऊष्माधारिता एक मात्रा स्वतंत्र यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो अब देखो यहां ऊष्माधारिता और मोलर ऊष्माधारिता में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हम देखें तो जो ऊष्माधारिता है वो तो एक मात्रात्मक गुणधर्म है यानी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जबकि मोलर ऊष्माधारिता एक मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म यानी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो इस प्रकार से ऊष्माधारिता एवं मोलर ऊष्माधारिता की ये परिभाषा और इनका ऐसा ही मात्रक हो गया। अब नेक्स्ट बिंदु लेते हैं हम ऊष्माधारिता के प्रकार। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी यानी ऊष्माधारिता के प्रकार। तो देखिए ऊष्माधारिता 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थिर आयतन पर
उष्माधारिता, जिसको हम Cv नामक संकेत के द्वारा निरूपित करते हैं। और जो दूसरा प्रकार वो होता है स्थिर दाब पर उष्माधारिता। स्थिर दाब पर उष्माधारिता, जिसको हम लिखते हैं Cp। तो देखो उष्माधारिता दो तरह की होती है, स्थिर आयतन पर उष्माधारिता और स्थिर दाब पर उष्माधारिता। अब हम इन दोनों की परिभाषा देखते हैं Cv एंड Cp की। तो देखो Cv और Cp। Cv का अर्थ है स्थिर आयतन पर उष्माधारिता और Cp का अर्थ है स्थिर दाब पर उष्माधारिता। देखो हमने अभी देखा था कि जो उष्माधारिता है, उष्माधारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर Q अपॉन डेल T। तो देखो यहां Cv बराबर QV अपॉन डेल T। अब देखो उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से देखो, उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, तो देखो उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है कि डेल U इज इक्वल टू, यानी जो उष्मा गतिकी का पहला नियम है उसके अनुसार यदि हम डेल U बराबर क्या होता है, डेल U बराबर होता है Q माइनस P डेल V। ये उष्मा गतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप होता है। अब देखो यहां हम देख रहे हैं कि डेल V का मान है वो 0 है, क्योंकि यहां आयतन है वो कांस्टेंट है। तो यहां डेल V बराबर 0 है। तो जब डेल V बराबर 0 है तब देखो इस समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, डेल U बराबर QV। तो ये उष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या हो गया, देखो उष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी निकाय को दी गई उष्मा का मान उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि के बराबर होता है। यानी स्थिर आयतन पर जब किसी निकाय को उष्मा प्रदान की जाती है तो उस उष्मा का मान उस निकाय की इंटरनल एनर्जी में हुई वृद्धि के बराबर होता है। यानी डेल U बराबर QV, जहां डेल U क्या है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि, और QV है वो है स्थिर आयतन पर निकाय को दी गई उष्मा। अब देखो यहां इस QV का मान है इस समीकरण के अंदर हम रखते हैं, तो देखो इस समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, Cv बराबर डेवा U बटा डेवा T कांस्टेंट V। तो अब हम इस फॉर्मूले के अनुसार Cv को परिभाषित करना चाहते हैं। देखो तो इस फॉर्मूले के अनुसार Cv की परिभाषा हो जाएगी, देखो स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर, ताप के सापेक्ष आंतरिक यानी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या होती है, Cv के बराबर होती है। दोबारा देखिए, स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की जो दर है वो Cv के बराबर होती है। अब देखो इस समीकरण को हम एक अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, du बराबर Cv dt, इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो इस समीकरण का हम समाकलन कर देते हैं, तो देखो समाकलन क्या आता है, डेल U बराबर Cv इंटेग्रल T1 से T2 और dt।
और इसको सरल कर देते हैं तो ये आ जाता है देखो डेल यू बराबर सीवी डेल टी, यानी डेल यू बराबर सीवी डेल टी। तो ये हो गई स्थिर आयतन पर उष्माधारिता। अब हम देखते हैं स्थिर दाब पर उष्माधारिता लेते हैं। देखो तो यहां देखो इसके अनुसार इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी बराबर क्यूपी बटा डेल टी। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं कि एक उष्मा गतिकी की समीकरण होती है, वो होती है डेल एच बराबर डेल यू प्लस पी डेल वी होता है। अब देखो उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से हम यहां डेल यू का मान रख देते हैं। तो जब हम डेल यू का मान रखते हैं तब देखो क्या हो जाता है, डेल एच बराबर क्यू माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल वी, क्योंकि उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है कि डेल यू बराबर क्यू माइनस पी डेल वी, ये उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये उष्मा गतिकी की महत्वपूर्ण समीकरण है डेल एच बराबर डेल यू प्लस पी डेल वी। तो हमने क्या किया, यहाँ डेल यू का मान रख दिया, डेल यू की जगह रख दिया हमने क्यू माइनस पी डेल वी, तो क्यू माइनस पी डेल वी, तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां डेल एच बराबर क्या हो जाएगा, क्यू पी। तो देखो इसका अर्थ यह हो गया कि स्थिर दाब पर किसी निकाय को दी गई उष्मा का मान डेल एच के बराबर होता है। तो अब देखो हम इस क्यूपी का मान इस समीकरण में रख देते हैं, तब क्या बन जाता है, देखो तब आ जाता है सीपी बराबर डेवा एच बटा डेवा टी कांस्टेंट पी। तो अब हम इस फॉर्मूले के अनुसार देखो सीपी की परिभाषा देना चाहते हैं, तो सीपी की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर, एंथैल्पी में परिवर्तन की दर है वो सीपी के बराबर होती है। यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम सीपी की परिभाषा दें तो स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की जो दर होती है वह सीपी के बराबर होती है। अब देखो हम इस समीकरण को इस रूप में भी लिख सकते हैं, देखो सी डी एच बराबर सीपी डी, यानी डी एच बराबर सीपी डी टी के रूप में भी इस समीकरण को लिख सकते हैं। तो अब देखो इस समीकरण को समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन करने पर क्या आता है, देखो डेल एच बराबर सीपी समाकलन T1 से T2 के बीच में, और यह आता है डेल टी। अब हम इसको सरल करते हैं तो आ जाता है डेल एच बराबर सीपी डेल टी, तो ये समीकरण आ जाती है। तो इस तरह से हमने यहां देखा कि जो ऊष्माधारिता है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और एक होती है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। हमने इन दोनों की यहां परिभाषा दी है। तो देखो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होती है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता होती है वो होती है स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर। और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या होती है, देखो स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर। तो ये हो गई ऊष्माधारिता के दो प्रकार। अब हम नेक्स्ट बिंदु लेते हैं सीपी एंड सीवी में संबंध। तो देखिए थर्मोडायनामिक रिलेशन
बिटवीन सीवी एंड सीपी, यानी सीवी एवं सीपी में उष्मागतिकीय संबंध। तो देखिए पहली बात कि जो द्रव और ठोस निकाय होते हैं, द्रव एवं ठोस, जैसे संघनित निकायों के लिए सीपी एवं सीवी के मान लगभग बराबर होते हैं, यानी सीपी और सीवी के मान लगभग बराबर होते हैं। देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब किसी द्रव पदार्थ या किसी ठोस पदार्थ का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा दिया जाता है, तो उस कंडीशन में इन पदार्थों के आयतन में परिवर्तन नगण्य होता है। अतः ठोस एवं द्रव, यानी द्रव एवं ठोस जैसे संघनित निकायों के लिए सीपी और सीवी के मान लगभग बराबर होते हैं। अब देखो गैसीय निकायों के लिए क्या होता है? गैसीय निकायों के लिए, यानी गैसीय निकायों के लिए सीपी और सीवी में क्या संबंध होते हैं? ये तो था द्रव एवं ठोस जैसे संघनित निकायों के लिए, ठीक, यानी इनके लिए तो सीपी और सीवी का मान लगभग बराबर होता है। अब गैसीय निकायों के लिए सीपी सीवी में क्या संबंध होता है? तो देखो हम जानते हैं कि उष्मागतिकी की एक समीकरण होती है, डेल एच बराबर डेल यू प्लस पी डेल वी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखो हम जानते हैं कि डेल एच का मान किसके बराबर होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डेल एच बराबर होता है सीपी डेल टी, ये समीकरण नंबर 2 मान लो। इसी तरह से डेल यू का मान किसके बराबर होता है? डेल यू का मान होता है सीवी डेल टी, और पी डेल वी का मान किसके बराबर होता है? आदर्श गैस समीकरण से देखो, पी डेल वी का मान होता है एन आर डेल टी, आदर्श गैस समीकरण से। तो देखो डेल एच, डेल यू और पी डेल वी के मान ये होते हैं। अब देखो समीकरण 2, 3 और 4 से, ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो समीकरण 2, 3 और 4 से डेल एच, डेल यू और पी डेल वी के मान समीकरण 1 में रख दो, तो देखो क्या होता है? तो डेल एच की जगह हम क्या रख देते हैं? सीपी डेल टी बराबर डेल यू की जगह सीवी डेल टी प्लस, और पी डेल वी की जगह क्या रख देते हैं? एन आर डेल टी। ठीक, अब इसको सरल कर देते हैं। देखो तो सीपी डेल टी बराबर, अब इन दोनों में से जो कॉमन क्या आ रहा है? डेल टी कॉमन आ रहा है, तो डेल टी यहां क्या बच गया? सीवी, और यहां बच गया एन आर। ठीक, तो यहां डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो इनका रूप क्या हो गया? सीपी बराबर सीवी प्लस एन आर। यही गैसीय निकायों के लिए सीपी एंड सीवी में संबंध होता है, जहां देखो सीपी तो है स्थिर दाब पर उष्माधारिता, और सीवी है वो स्थिर आयतन पर उष्माधारिता, और एन है वो है गैस के मोलों की संख्या, और आर है वो है गैस स्थिरांक, जिसका मान होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। अब देखो यदि एन का मान 1 हो तो, यदि एन का मान 1 हो तो देखो क्या हो जाता है? सीपी बराबर सीवी प्लस आर, ये हो जाता है। तो इस तरह से गैसीय निकायों के लिए सीपी और सीवी में संबंध क्या हो गया? सीपी बराबर सीवी प्लस एनआर। तो ये गैसीय निकायों के लिए सीपी एंड सीवी में संबंध होता है। तो आज हमने उष्माधारिता से संबंधित 3 बिंदुओं के बारे में मुख्यतः चर्चा की है। पहले हमने उष्माधारिता की परिभाषा के बारे में देखा, फिर हमने उष्माधारिता के प्रकार के बारे में जाना, और उसके बाद में हमने सीपी और सीवी में संबंध के बारे में जाना। तो आज के इस वीडियो में जो आपने पढ़ा है, जो सीखा है, उससे संबंधित आज का असाइनमेंट के रूप में आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए।
वो आपका क्वेश्चन है, गैसीय निकायों के लिए सीपी एंड सीवी में ऊष्मागतिकीय संबंध स्थापित कीजिए। दोबारा सुनिए, गैसीय निकायों के लिए सीपी एंड सीवी में ऊष्मागतिकीय संबंध स्थापित कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।